जैसे पिछले एक साल में आपने देखा गोल्ड सिल्वर से रिटर्न है। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखा जाए तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है और 1,27,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। Our gold company is earning a lot of money right now. मुझे लगता है यहाँ से एक साल में इक्विटी आउट परफॉर्म करना चाहिए बेस्ड ऑन निफ्टी गोल्ड रेशियो, जो मैं एनालाइज करता हूँ। देख लो आप, पावर ट्रांसमिशन के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इंडस्ट्रियल टेलविंड्स है। टेलविंड्स मतलब क्या होता है? What is this टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग और व्हाट इज दिस टेक्नो फंडा ट्रेडिंग? कोई फंडामेंटल यूज करता है, कोई टेक्निकल यूज करता है? दोनों के ही प्रोज कौन से, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के, ओके। बट दोनों को जब आप साथ में यूज करो ना, तो काउंटर बैलेंस करते हैं और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं। इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं लोगों को, कि अपनी लाइफस्टाइल दिखा के कि दुबई में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड कोर्सेज सेल करके दे आर फंडिंग दैट एंड नॉट अर्निंग थ्रू द मार्केट। बट दैट्स वाई वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। दैट्स ग्रेट, बहुत ही क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स है आपकी। सो थैंक यू। क्योंकि आप आईआईटी से भी पास आउट हैं, तो इसमें आप कहीं एल्गोस भी यूज़ करते हैं? मतलब आप कोई कोडिंग और कुछ भी यूज़ करते हैं? आपको अगर मैं अपना वेरीफाइड PNL भी दिखाऊं, सो कई बारी लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैप्स को। बट मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्मॉल कैप्स में हमेशा ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन होती है। सो इस पूरे फ्रेमवर्क को यूज़ करने में ना, जो सम ऑफ द मिस्टेक्स है जो आप एक कॉमन बिगनर कर सकता है। सो पहला है कि हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की डेट में आप जितने भी ट्रेडर्स देखेंगे, या तो उन्होंने अपनी जर्नी कोविड के बाद स्टार्ट करी है, और या फिर वो बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ओल्ड एज, एज इन लेट 30s में, 40s में, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। दोनों टाइप के ट्रेडर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ऐसे टाइप का ट्रेडर आपको कम देखने को मिलेगा जो बहुत ही यंग है, लेकिन कोविड से पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने छोटी एज में ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है, और सिर्फ कोविड की वजह से ट्रेडिंग को स्टार्ट नहीं किया है, उनका ट्रेडिंग की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन रहा है। आज हमारे साथ ऐसे एक स्पीकर ने ज्वाइन किया है, एंड लेट मी एश्योर यू वन थिंग, अभी बैक स्टेज जितनी हमारी डिस्कशन हुई है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट फॉर यू। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर यू विद हिम इन द नेक्स्ट आवर और सो, जितना भी टाइम हमारे साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने ट्रेडिंग सिस्टम में या फिर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, आप जो भी इसको नाम देना चाहेंगे, आप अपने एंड से दे सकते हैं। वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टेक्निकल को, फंडामेंटल को, सेक्टर को, बहुत सारी चीजों को एक साथ एनालाइज करके ये अपना एक सेटअप फॉर्म करते हैं, और उसी सेटअप को ये बार बार रेप्लिकेट करते हैं अपने लिए मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए। सो हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और आप देखने से ही बहुत यंग लगते हैं, और अभी हमने डिस्कशन भी किया था दैट अभी आपने 2017 के आसपास अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, अदर मोर देन 8 साल खत्म हो गए हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को। मैं इसको पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं आपको ट्रेडर बुलाऊं या इन्वेस्टर बुलाऊं? So first of all, thank you for having me on your podcast and thanks for the great introduction. जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझको ट्रेडर बुलाओ या इन्वेस्टर बुलाओ, सो इवन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एट द बिगनिंग कि some positions I was holding for a long term, some positions I was like churning quickly. तो I am a mix of both because जो राइड करने वाले हैं, जो मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉर एग्जांपल बुल मार्केट है एंड आई नो कि द सेक्टर एंड द स्टॉक हैज अ लॉन्ग टेलविंड, देन आई विल कीप राइडिंग माई स्टॉक फॉर अ ईयर और 2 एंड लेट इट बी अ मल्टी बैगर। बट इफ द मार्केट इज साइडवेज, तो वहाँ मुझे पता है कि प्रॉफिट्स क्विकली चले जाएंगे अगर मैं बुक नहीं करूँगा तो, क्योंकि आप देखोगे साइडवेज मार्केट, जैसे अभी पिछले 5-6 महीने से मार्केट चल रही है, तो निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी एक रेंज बाउंड है, स्टॉक्स ही मेनली रेंज बाउंड है। तो 5-10% का आप मूव देंगे, वापस उस लेवल पे आएंगे, फिर मूव देंगे, तो आपको यहाँ पे क्विकली चर्निंग आनी चाहिए, क्विकली बुक करना, प्रॉफिट्स आना चाहिए। बट अगेन अब मार्केट ट्रांजिशन फेज में, जो कि मेरे सिस्टम मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स बाद एक अच्छी मार्केट वी कैन एक्सपेक्ट। सो उस टाइम पे फिर मेरी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी एंड आई विल बी राइडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग rather than quickly churning my तो portfolio. आपको अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर का नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर? ओके, वंडरफुल। और बिफोर वी प्रोसीड विद ऑल द डिटेल्स अबाउट हिज स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग दैट ही वांट्स टू डिस्कस विद अस, देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क which I have been told by him and very convinced, जितनी बातें इन्होंने मेरे साथ अभी तक करी हैं, there is something called MSTRM framework, जो इन्होंने अपने पार्टनर के साथ डिजाइन किया है, and this is going to be a very very interesting thing. Rather, I would not be wrong अगर मैं ये बोलूं कि ये हम सबके लिए या हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है। कैसे आप, मैंने अपने
पढ़ाई के टाइम पर मैंने पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूजन एनालिसिस, जहां पर आप फंडामेंटल और टेक्निकल को एक साथ मिलाते हैं। करेक्ट, टेक्नो बट मेरे ख्याल से आप उससे भी बहुत ज्यादा चीजें मिलाते हैं। आप स्टॉक का फंडामेंटल, सेक्टर का फंडामेंटल, सब कुछ मिला के और टेक्निकल को भी साथ में यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या अपने स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट, फॉर आवर व्यूअर्स जिनको नहीं पता, क्योंकि कोई फंडामेंटल यूज करता है, कोई टेक्निकल यूज करता है, व्हाट इज दिस टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग और व्हाट इज दिस टेक्नो फंडा ट्रेडिंग? क्या नाम देंगे? कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? कैसे आपको स्ट्राइक हुआ कि मुझे टेक्निकल नहीं, मुझे दोनों चीजों को साथ में यूज करना चाहिए? श्योर। सो टेक्निकल्स दोनों के ही प्रोज कौन से, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के, ओके। बट दोनों को जब आप साथ में यूज करो ना, तो काउंटर बैलेंस करते हैं और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, कोई भी हो सकती है, मे बी मूविंग एवरेज पुल बैक हो, RSI बेस्ड कोई स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया। बट कई बार वो ऑपरेटर ट्रैप भी होता है, उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन नहीं होता है कि स्टॉक कितना क्यों भाग रहा है, एंड आप ऊपर जाके ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि आपको एक तो कन्विक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपने बस टेक्निकल्स के बेसिस पे लिया, एंड मे भी ठीक है आपने रिस्क मैनेजमेंट कर रखी है, आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी कर लोगे, बट इससे आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए फॉर अ वेरी प्रॉफिटेबल सॉर्ट ऑफ ट्रेड। बट अगर आप फंडामेंटल्स को भी साथ में लेकर के चलते हो, तो योर एक्यूरेसी ऑल्सो इम्प्रूव्स, एंड टेक्निकल्स से आप बेसिकली अपनी एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर्ली कर सकते हो। तो फंडामेंटल से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि Confidence मुझे इस मिलता है। पर्टिकुलर स्टॉक में Correct. जाना है, और टेक्निकल आपको एंट्री एग्जिट प्रोवाइड Correct, करता correct, है। correct. ओके, ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं आप? ओके, सो फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स हैं। तो मतलब फ्रीली अवेलेबल है। एक तो स्क्रीनर है सबसे अच्छा टूल। स्क्रीनर पे आप जाओ, किसी भी स्टॉक का नाम लिख दो, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपको। तो बेसिक चीज सबको पता है, मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, ROC ROE, ये सब तो बेसिक चीज है। बट जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो कॉन कॉल नहीं पढ़ते हैं किसी कंपनी का। तो कॉन कॉल में क्या होता है कि मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच एक कॉन्वर्सेशन होता है। उसमें इन्वेस्टर्स, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, इवन इंस्टीट्यूशंस आकर के मैनेजमेंट से प्रॉपर्ली क्वेश्चन करते हैं कि आपके आगे के बिजनेस प्लान्स क्या हैं। सपोज करो कोई कंपनी है जो लाइट्स बनाती है, ओके। सो अब लाइट्स बनाने की उनके पास अभी एक फैक्ट्री है, उसमें वो 1 लाख लाइट पर ईयर बना सकते हैं। अब वहाँ पे इन्वेस्टर पूछेंगे कि आपकी आगे की ग्रोथ कैसे आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हो, वो इसी बेसिस पे खरीद रहे हो कि ये कंपनी का स्टॉक प्राइस तभी बढ़ेगा, अगर लंबे ड्यूरेशन की बात करूं, जब इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि EPS से ही स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा अगर पी रेशियो कांस्टेंट है। तो अगर या तो फिर पी रेटिंग से स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, या फिर EPS ग्रोथ से बढ़ सकता है। यही दो तरीके हैं स्टॉक प्राइस बढ़ने के। एक सेकंड हाँ। सॉरी फॉर, दिस में साउंड अ वेरी डम क्वेश्चन है। फॉर यू, बट देन आई वुड लाइक यू टू डिस्कस, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। हाँ, पी री रेटिंग, PE डी रेटिंग, या EPS ग्रोथ रेट, ये सब कुछ क्या होता है? श्योर श्योर। सो जैसे देखिए, बेसिकली किसी भी कंपनी का अगर 100% शेयर्स मुझे खरीदने हैं, ठीक है, तो जितने पैसे आपको चाहिए वो होती है उसकी मार्केट कैप। परफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में, ओके। सो सपोज कंपनी के अगर 1000 शेयर्स हैं, ईच शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, तो 1000 into 100 कर दो, वो उसकी मार्केट कैप हो गई। 1 लाख रुपीस मार्केट। हाँ, 1 लाख रुपीज मार्केट कैप हो गई। ठीक है, अब अगर वो प्रॉफिट कमाती है, लेट सपोज 100 रुपीज का ठीक इन अ है, ईयर, ठीक है, तो उसको उसका पैट बोलेंगे। ठीक तो है। मार्केट कैप को जब आप पैट से डिवाइड कर दोगे, तो वो उसकी पी रेशियो निकल के आएगी, ठीक है। वंडरफुल। ओके, अब पी रेशियो आपके पास आ गई। अब क्या है कि अगर आपको शेयर प्राइस देखना है, एज अ शेयर प्राइस क्या होगा टोटल, अगर मैथमेटिकली आप देखो शेयर प्राइस को, तो नथिंग बट EPS टाइम्स पी रेशियो, बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर टाइम्स उसका पी रेशियो, मैथमेटिकल भी मैथमेटिकली। हाँ, सो अब या तो शेयर प्राइस को बढ़ने के लिए दो चीजें हैं, मैथ्स के टर्म्स में आप देखो तो, या तो उसका पी रेशियो को बढ़ना पड़ेगा, या फिर उसका अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो पी रेशियो विल डिपेंड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स ऑल्सो, कि मार्केट साइकिल अभी क्या है, कि अभी बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, एंड ऑल्सो द सेक्टर। जैसे कि सोलर के स्टॉक्स को 2018-19 में कोई नहीं पूछ रहा था, उनकी पी रेशियो ऐसे 9, 10, 12, 15 ऐसे थी। बट क्योंकि जब लगा लोगों की यहाँ पे टेलविंड है बड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है, स्कीम्स बन रही हैं सोलर स्टॉक्स के अराउंड, सोलर कंपनीज के अराउंड, तो उसकी पी रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ से उन कंपनीज की अगर EPS तो ठीक है 1-2 साल बाद बढ़ेगी, क्योंकि उनको बिजनेसेस नए नए मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो EPS ग्रोथ भी आएगी, और पी जो ऑलरेडी कम लेवल पे थी, क्योंकि अब मार्केट की सेंटीमेंट इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो उनकी पी रेटिंग भी होगी।
तो ये डबल इंजन की ग्रोथ है, तो उससे शेयर प्राइस काफी तेजी से बढ़ती है। अगर ईपीएस और पी रेशो दोनों हाँ, साथ में दोनों बढ़ना शुरू साथ हो में जाएंगी बढ़ तो यहाँ से स्टॉक आपका मल्टीबैगर मल्टीबैगर बन जाएगा। आपने एक वर्ड यूज करा भी टेलविंड, हाँ, थोड़ा कोई एग्जांपल देंगे किसी और इंडस्ट्री की टेलविंड का कुछ? श्योर श्योर। जैसे पावर ट्रांसमिशन था, तो अभी 2021 से लेके 2020 मतलब 2024 के जून तक देख लो आप, पावर ट्रांसमिशन के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, टैरिल हो गया, सिल्चर टेक हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इंडस्ट्रियल टेलविंड्स है। टेलविंड्स मतलब क्या होता है? तो जैसे मतलब एक कोई बोट है मान लो आप, तो बोट अब कोई भी नदी में जा रही है, तो दो तरीके होते हैं, या तो सामने से कोई वेव आ रही हो, या तो बोट के पीछे से आ रही हो। तो टेलविंड मतलब पीछे से आपके या हवा चल रही हो, या फिर पानी की वेव हो, तो उससे उसको तेजी मिलेगी बोट को, और जल्दी जा पाएगा वो अपने डेस्टिनेशन। और वही अगर सामने से आ रही हो तो उसको हेडविंड बोलेंगे, क्योंकि आपके हेड के साइड से आ रहा है, एंड दैट विल स्टॉप यू। तो टेलविंड इज बेसिकली जब गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल सिनेरियोज, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आपके फेवर में, उस कंपनी के फेवर में हो। जैसे गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसमिशन में जेटको ने 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था अगले 2032 तक। देन देयर वाज यूरोप में पूरा रिवैम्प हो रहा था वहाँ का ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन, क्योंकि वहाँ पे पूरे जो ट्रांसमिशन ग्रिड एंड ऑल था वो ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स पहले का बना हुआ था। तो अब सबको रिवैम्प की जरूरत थी, एंड इंडिया वाज अ मेजर सप्लाई टू यूरोप, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया या फिर वायर्स, केबल्स, एवरीथिंग। तो यहाँ की कंपनीज ऑब्वियसली विल बेनिफिट, प्लस चाइना प्लस वन का एक फैक्टर था। तो ये सब टेलविंड्स कहेंगे, क्योंकि इन सब की रीजंस की वजह से दिस इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट, द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट। फॉर अ बिगिनर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सारी प्रॉब्लम जो आप कई टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन अब आपको दिख रहा है इसका सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको मान सकता हूँ कि ये टेलविंड है और यहाँ पर मुझे इसको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। करेक्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट। या ओके ग्रेट। सो हर्ष, आप समझाते इतना अच्छा है तो यहाँ पर मैं सीधा जंप करूंगा आपके बनाए हुए फ्रेमवर्क पे, जो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि आपने मुझे बैक स्टेज उसकी फुल फॉर्म बताई जहाँ पर वो सब कुछ कवर कर रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज MSTRM फ्रेमवर्क? ओके कैसे डेवलप किया, क्या लॉजिक है, कैसे काम करता है, सब कुछ। ओके। सो इससे पहले कि मैं डीप डाइव करूँ MSTRM फ्रेमवर्क पे, तो थोड़ी सी एक बैक ड्रॉप बता देता हूँ कि ये डेवलप क्यों करना पड़ा, नेसेसिटी क्या थी इसकी। सो इनिशियली like many people who start trading in the market as a beginner, तो मैंने भी सारी मिस्टेक्स करी हैं। मैंने भी गिरते हुए, मतलब मैंने स्टार्ट किया कि भाई चलो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स और 52 वीक लो पे हैं, उनको बाई करके देखते हैं क्या होता है। वो सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं, वो फॉलिंग नाइफ की तरह गिरते जाती हैं। देन मतलब एवरीथिंग आई ट्राइड की टेक्निकल में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए, पूरा 5-6 इंडिकेटर का एक पूरा वो बना लिया, कॉम्प्लेक्स सा वेब बना लिया ट्रेडिंग व्यू पे। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है स्टिल, क्योंकि हर इंडिकेटर आपको कुछ अलग सिग्नल दे रहा है, यू विल बी कन्फ्यूज्ड। तो मुझे लगा कि ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैं कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करूँ, दैट वाज द प्रॉब्लम। कि क्या पता कोई ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी हो, वो न्यू हाइज बना रही हो, एंड मैं उसमें फंस जाऊँ टॉप पे जाके, या फिर क्या पता अभी वो सेक्टर या कंपनी चल रही है, बट 2-3 महीने बाद वो सेक्टर या कंपनी नहीं चले। तो इसको कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया जाए, या फिर मार्केट अभी अच्छी है, मैं मार्केट के टॉप में एंटर कर जाऊं, और फिर कोई भी कंपनी आप ले लो, मार्केट के टॉप पे एंटर करोगे तो फिर रिटर्न्स नहीं बनेंगे अगले 1 साल। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो मुझे लगा कि पहले मार्केट साइकिल को समझना ज़रूरी है, कि हम अभी बेयर मार्केट में, बुल मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कि हमें बहुत अग्रेसिव जाना चाहिए अभी, या 40% ट्रेडिंग कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस कितने लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ उन पे डिपेंड करेगी कि आप मार्केट साइकिल में कहाँ पे हो, अभी बेयर में हो, बुल में हो, कहाँ पे हो। और इसका एग्जैक्ट फ्रेमवर्क क्या है, वो मैं अपने मार्केट साइकिल वाले पोस्ट में उसमें फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। उसमें मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ, जैसे निफ्टी गोल्ड रेशियो हो गया, क्योंकि मल्टी एसेट में भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा इक्विटी रिटर्न्स नहीं आएंगे। जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा गोल्ड सिल्वर से रिटर्न आए, मुझे लगता है यहाँ से 1 साल में इक्विटी आउट परफॉर्म करना चाहिए बेस्ड ऑन निफ्टी गोल्ड रेशियो, जो मैं एनालाइज करता हूँ। देन आपका ROC इंडिकेटर है, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर, वो यूज़ करता हूँ। उससे पता चलता है कि कब बियर मार्केट एंड होने वाली है और बुल मार्केट स्टार्ट होने वाली है। उसको मैंने पूरा 20-25 साल बैक टेस्ट किया हुआ है, एंड इसकी एक्यूरेसी मतलब 100% है। कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट डेट बता देगी आपको कि इस डेट से बॉटम बन जाएगा मार्केट का और इस डेट से टॉप बन जाएगा, बट एक रफ क्वार्टर आपको पता चल जाएगा कि इन 2-3 महीने, ये 2-3 महीने मार्केट इज नियर द बॉटम, और ये 2-3-4 महीने हैं कि मार्केट इज नियर द टॉप। तो यहाँ पे आप थोड़ी पोजीशन हल्की कर लो,
थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडिंग ना करो, एंड देन जब बॉटम पे है देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड राइड योर विनर्स. तो देन मार्केट साइकिल बस समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट साइकिल आप समझ गए कि चलो नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होने वाली है, अब मुझे लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने हैं. बट किस इंडस्ट्री में बनाओगे आप, किस सेक्टर में बनाओगे? जैसे जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बोल लो आप पोस्ट कोविड के ही हैं, तो उनके रेलिवेंट ही एग्जांपल देता हूँ. जैसे जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुई, उसमें आप आपने देखा होगा केमिकल एंड अडानी के स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक जैसे अल्काइल अमाइन हो गया, दीपक नाइट्राइट, ये सब स्टॉक्स काफ़ी फेमस थे उस टाइम. बालाजी अमाइंस काफ़ी 10x 20x टाइप के रिटर्न दिए अगले 1-1.5 साल में. अडानी भी सिमिलर, अडानी ग्रीन एंड ऑल भाग रहे थे. तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इन सेक्टर्स को हम पहले से आइडेंटिफाई कर ले, जब मार्केट बियर फेज में थी या फिर साइडवेज थी, उस टाइम पे इन सेक्टर्स में कुछ चल रहा था, जब सेक्टर डाउन फेज में चल या रहा था, डाउन फेज में चल रहे थे. Okay. तो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई कि नेक्स्ट बुल रन के विनर्स कौन से सेक्टर्स होने वाले हैं. तो उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं. तो उस फ्रेमवर्क का यूज करके वी कैन डू सेक्टर एनालिसिस कि भाई कौन से सेक्टर अगले बुल मार्केट में चल सकते हैं. सो एम फॉर मार्केट साइकिल, हाँ, एस फॉर सेक्टर एनालिसिस, राइट. सो देन जो अगली बुल मार्केट आई, सेक्टर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ही सेक्टर हर बुल मार्केट में नहीं चलता है. क्योंकि अब जो 2021 के आप सितंबर अक्टूबर से देखोगे तो एक साइडवेज या बियर मार्केट थोड़ी स्टार्ट हुई, और फिर 2023 के मार्च तक चली, एंड उसके बाद मार्च से अनदर बुल मार्केट आई जो जून से सितंबर 2024 तक चली. बट इस 24 को हाई लगा था. हाँ, करेक्ट. बट जो ये नेक्स्ट वाली बुल मार्केट थी, जो आपकी 2023 मार्च से 2024 के सितंबर तक चली, इनमें केमिकल कंपनीज और अडानी परफॉर्म नहीं किए. इनमें सोलर स्टॉक्स, पावर ट्रांसमिशन स्टॉक्स, ये सारी कंपनीज परफॉर्म की. तो इसके सेक्टर लीडर्स अलग थे, पिछली वाली बुल मार्केट के सेक्टर लीडर्स अलग थे, और जो अगली बुल मार्केट आएगी उसके भी अलग होंगे. और जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि पुराने बुल मार्केट के लीडर्स को नेक्स्ट वाली बुल मार्केट में पकड़ के बैठे रहते हैं कि रिटर्न फोमो होता है कि वो पिछले वाले में चले थे, करेक्ट, मिस ना हो जाए. तो वो एक गलत स्ट्रेटजी है. आपको पता होना चाहिए इस बार कौन से सेक्टर लीडर्स होंगे, तो वो अपनी सेक्टर एनालिसिस में आती है. एंड जब उस सेक्टर के आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें ट्रेड करोगे, ट्रेड कर लो आप या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लो, देन आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होंगे. क्योंकि वो स्टॉक्स खुद 5x 10x होने की पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि वो अच्छे सेक्टर में है, आप अच्छी मार्केट साइकिल में उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम पे है. देन सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने, मार्केट साइकिल भी आप समझ गए. अब आता है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि अब कौन सा स्टॉक ले, किस टाइम पे ले, वो भी इंपॉर्टेंट है, और कब एग्जिट करे. तो फिर ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है. तो ये सब चीज़ें मोर और लेस इंडिकेटर्स के ऊपर और मूविंग एवरेजेस के ऊपर RSI का यूज़ करके, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप डिसाइड करते हो. देन टेक्निकल एनालिसिस के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट. बिकॉज विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉफिट बना लोगे 1 साल 2 साल, तीसरे साल सारा खो दोगे. तो आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है मार्केट्स में. देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइंडसेट. क्योंकि आप ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या मेरी तरह अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर हो, जैसा कि आपने कहा, तो माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत ही पॉजिटिवली कहा. हाँ, नहीं, बिल्कुल राइट. आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव सेंस एनीवे. सो माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज माइंडसेट इसलिए क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा स्मूथ चलेगी. यू विल हैव अप्स एंड डाउन्स. उसके लिए क्या करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, एंड उस माइंडसेट को आप कैसे इंप्रूव करो. बिकॉज स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, टारगेट्स भी हिट होते हैं, उस टाइम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. बहुत बार लोग ऐसे होता है कि उनका स्टॉप लॉस था, लेट सपोज उन्होंने कोई ट्रेड लिया, एज अ स्विंग ट्रेडर लिया कि चलो भाई मैं 5% मेरा स्टॉप लॉस है या 8% स्टॉप लॉस है और इसके नीचे मैं निकल जाऊंगा. बट क्या होता है कि फिर सोचने लगते हैं, वो होप इन्वेस्टिंग करने लगते हैं, फिर वो इनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला गया स्टॉक, और 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं देगा और वो पड़ा रहेगा पोर्टफोलियो में. आपका कैपिटल भी स्टक है, आप बड़े लॉस में भी बैठे हो 30-40-50%, और फिर सबसे आप पूछते चलोगे कि इस स्टॉक का क्या करूं, चलेगा नहीं चलेगा. तो फिर मतलब दैट इज नॉट द राइट माइंडसेट. राइट माइंडसेट वो है कि आप डिसीजन लो अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से. करेक्ट. फ्रेमवर्क से एंट्री करो, फ्रेमवर्क से एग्जिट. करेक्ट. ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले नंबर पे आते हैं. हाँ. एम फॉर मार्केट साइकिल. हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक ब्रॉडर आइडिया Sure. क्या आप देखते हो मार्केट साइकिल को लेकर. आप चाहे करंट मार्केट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. करेक्ट. आई मीन एज लॉन्ग एज वी आर नॉट रिकमेंडिंग अ स्टॉक और समथिंग, वी कैन टॉक अबाउट Sure. एनीथिंग हियर. तो मार्केट साइकिल कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं इस समय क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है. Sure. So for that, let's go to trading view. So trading view में मैं निफ्टी का ही चार्ट खोल लेता हूँ.
निफ्टी 50 इंडेक्स, अभी के लिए ये सब हटा देता हूँ. देन यू हैव टू गो टू इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स में आप टाइप करो ROC, रेट ऑफ चेंज. ओके. देन ROC इंडिकेटर आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, राइट. देन आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है. सो गो टू सेटिंग्स, देन लेंथ कीप इट एट 18 एंड टाइम फ्रेम कीप एज 1 मंथ. देन क्लिक ऑन ओके. सो आपके पास एक डॉटेड लाइन यहाँ बनी आएगी. सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ हाँ इसका मतलब क्या है, जो हमने 18 किया, हाँ, मतलब पिछले 18 पीरियड्स का वो आरओसी देख रहा है. करेक्ट करेक्ट. एंड जो हमने टाइम पीरियड 1 मंथ किया, वो हाँ. हमने चार्ट का टाइम पीरियड 1 मंथ किया है नो या नो, फिर आरओसी? ROC इंडिकेटर का. सो इसका मतलब ये हुआ, जैसे 18 मंथ्स का ये निफ्टी का रिटर्न देख रहा है ठीक है, एक तरह से, ठीक है. कि अगर प्रेजेंटली वी आर ऑन 2 नवंबर, राइट. सो नवंबर सॉरी अक्टूबर 2025 से 18 मंथ्स पहले निफ्टी किस लेवल पे थी, ओके. ओके, एंड वहां से कितना रिटर्न दिया टिल अक्टूबर 31st 2025, वो ये इंडिकेटर आपको बताएगा, विच इज करेंटली शोइंग 13.79. तो आप देखोगे, अगर हम इसको ऊपर हाँ. 1 डे चार्ट पे करें तो भी इसका डेटा सेम रहेगा यहाँ? हाँ, इसका ये सेम रहेगा. ऊपर का चार्ट आप कुछ भी कर दो, फॉर एग्जांपल इसको 1 वीक कर दो आप, ये सेम रहेगा 13.79, ओके ओके. बिकॉज ये इसका अलग टाइम फ्रेम है एंड इस चार्ट का अलग टाइम फ्रेम है. ओके ओके, कूल. ओके. सो अभी आप देख रहे हो, तो ROC इंडिकेटर बेसिकली आपको यही बता रहा है कि लास्ट 18 मंथ्स में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया. सो मेरा ये सिंपल सा ये फंडा है कि जब भी ये एक जीरो पे जो डॉटेड लाइन बनी आ रही है, तो जब भी ROC इंडिकेटर जीरो के पास पहुंचता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गो अग्रेसिव इन इक्विटी एंड डू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा. एंड इसके पीछे का मैं रीजनिंग भी आपको समझाऊंगा, पहले रूल समझ लेते हैं. सो जीरो तो हो गई अपनी डॉटेड लाइन, यहाँ पे आना है तो अग्रेसिव होना है इक्विटी में, विच इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट एंड गो अग्रेसिव इन मार्केट. एक लाइन आप ड्रॉ कर दो 45 के लेवल पे, और इसके पीछे का रीजनिंग भी समझाऊंगी, 45 एंड 0 ही क्यों, ऐसे और कोई रैंडम नंबर क्यों नहीं. तो यहाँ पे 45 पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जब भी 45 के अराउंड ROC इंडिकेटर पहुंचे, उस टाइम आपको इक्विटी को छोड़ देना है. मतलब इक्विटी को कम से कम एक्सपोजर कर दो आप. कैपिटल या तो अपना प्रिजर्व करने पे ध्यान दो, या फिर गोल्ड, डिपेंडिंग ऑन निफ्टी गोल्ड चार्ट, उस टाइम गोल्ड का क्या बुलिशनेस है या नहीं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या फिर इन सब चीज़ों में जहाँ पे आपको 10, 12, 15% टाइप का रिटर्न मिल जाए, वहाँ सेफ एसेट्स में आप शिफ्ट कर जाओ रादर देन इक्विटी. तो जिस अगर इक्विटी ने पिछले 1.5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हाँ, है, इसका मतलब इक्विटी वुड हैव बिकम काइंड ऑफ अंडरवैल्यूड. अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? या एंड इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि निफ्टी कंपनी, जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनकी EPS ग्रोथ जनरली 12 to 14% रहती है ईयर ऑन ईयर. ठीक है. तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक प्राइस जो है या फिर इंडेक्स का ही जो लेवल है, दैट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म. इन द लॉन्ग टर्म, जैसे हमने EPS ग्रोथ वो समझा था, तो यहाँ पे क्या होगा कि 18 महीने में निफ्टी का जो EPS है वो 22% के अराउंड बढ़ जाता है, करेक्ट. एंड निफ्टी ने रिटर्न दिए 0%. इसका मतलब हो गया कि EPS तो 22% बढ़ गया, बट निफ्टी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड होगी. और अगर डबल दे दिया, मतलब अर्निंग्स तो बढ़ी 22% ही, बट निफ्टी ने रिटर्न दे दिया 45%, इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड होगी, तो हमें सेल करना है. अब इसको बैक टेस्ट करते हैं. तो ऐसे यहाँ पे देखो आप, सितंबर अक्टूबर के अराउंड ये 45 के ऊपर चली गई थी, विच वॉज द मार्केट टॉप. ठीक है. अभी यहाँ पे आप देखोगे मार्च 23 में ये बोली थी बाई कर लो, करेक्ट. उसके बाद मैसिव बुल रैली आई, करेक्ट. उसके पहले आप देखोगे यहाँ पे 45 के ऊपर गई, ठीक है. इस टाइम उसने बोल रहा है एग्जिट करो आपकी, ठीक है. 4-5% की मे बी रैली मिस हो जाए, बट अल्टीमेटली आप देखोगे अगर आपने यहाँ एग्जिट करके वापस यहाँ मार्च में भी खरीदा इक्विटी, तो आपके यहाँ पे रिटर्न्स क्या लॉस हुए? जीरो. सेम लेवल पे आप बाई कर रहे हो, आपका 1.5 साल का टाइम बच गया. तो आप भी ये इस टाइम पे अपना मनी कहीं और रोटेट करोगे, गोल्ड में कर दोगे, तब भी 9% मिल जाता है. करेक्ट. गोल्ड में भी कर देते, कहीं भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, मिक्सचर में कर देते, 15-16% मिल जाता, क्योंकि 1.5 साल का पीरियड है. देन इससे पहले भी आप देखो कोविड के टाइम ये चला गया था नीचे, तो यहाँ पे भी अगर आप बाई करते, देन यहाँ पे आपको कहीं सेल करना था. इससे पहले भी आप देखोगे मार्केट टॉप, सो यहाँ के अराउंड इसने बोला था, देन यहाँ पे 45 की लेवल टच नहीं किया इसने, 42-43 रह गया. उसके बाद मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट कर गई, तो फिर इसको फिर से फर्दर रनवे मिल गया निफ्टी को. एंड देन फिर वो कोविड के टाइम फिर वापस जीरो आया, विच वॉज द टाइम टू ऐड मोर. एंड उससे पहले भी आप देखो तो सिमिलर है, यहाँ पे ये जीरो के नीचे गया है लेवल, जो कि 2012 के अराउंड था, और यहाँ पे फिर उसने सेल करवाया एकदम टॉप पे.
राइट। सो इसी तरह निफ्टी इंडेक्स की तरह मैं मेनली अभी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मैं स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखता हूँ, तो उसके लिए सेटिंग्स अलग होंगी। अच्छा, उसके लिए सेटिंग्स अलग अलग होंगी। होंगी। मैं इसी हाँ क्वेश्चन पे आ रहा था कि ये जो स्ट्रैटेजी आपकी है हाँ मार्केट स्ट्रक्चर को देखने वाली या हाँ मार्केट साइकिल को देखने हाँ। वाली, ये सिर्फ निफ्टी में काम करती है, स्टॉक्स में भी या किसी और इंडेक्स में भी काम करती है? ओके, सो स्टॉक्स में काम नहीं करेगी, रीजन बीइंग कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ऐसा नहीं है कि ईपीएस ग्रोथ 12% या 14% फिक्स होगा। उस स्टॉक का ईपीएस में भी 100% से भी ग्रो कर सकता है और नेगेटिव में भी ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये देखूं, हाँ मैं अगर कोई ऐसा एल्गो रन कर दूं या कहीं से हाँ स्क्रीनर बना लूं हाँ। कि ऐसी कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में 15% ईपीएस के रेट से ग्रो किया है, हाँ लेकिन स्टॉक प्राइस सिर्फ 1 या 2 या 3% सीएजीआर से ग्रो किया है, हाँ। ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं? ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत ये आएगी कि क्या पता वो जो सेक्टर को बिलोंग कर रही है उस सेक्टर में ही कुछ नेगेटिव चल रहा हो, उसकी वजह से स्टॉक नहीं रिटर्न दे रहा है। बट क्योंकि निफ्टी इज अ वाइड बास्केट ऑफ सेक्टर्स, इसमें फाइनेंशियल्स भी हैं, आईटी भी है, फार्मा भी है, तो ऐसा नहीं हो कि सारे सेक्टर ही Correct. फेल कर रहे हैं। करेक्ट। तो हो सकता है आईटी में कुछ, जैसे अभी एआई चल रहा है, ये वो चल रहा है, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 7-8 ईयर्स उसी कंपनी परफॉर्म ना करे, ऐसा पास में भी हुआ है। ऐसे आप पेंट कंपनीज को ले लो, एशियन पेंट्स, ये पिछले 5-6 साल से कहाँ रिटर्न दिया उन्होंने, जबकि ईपीएस ग्रोथ हो रही है डिसेंट, मतलब। बट क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफ़ी आ रहा है, आदित्य बिरला ये वो, बहुत कंपटीशन आ रहा है, देन चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, पेंट्स के सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, टाइल्स वगैरह भी लोग यूज़ करने लगे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्केट डिसरप्ट सी हो रही है, उसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रही है कंपनीज। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेक्टर या ऐसा कुछ लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक अंडर परफॉर्म करे, तो इसलिए किसी सेक्टर पे या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे इसको ना लगाकर इंडेक्स लेवल पे लगाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वाइडर बास्केट एंड वहाँ पे काम करेगा। और इसके रूल निफ्टी स्मॉल कैप 100 के लिए क्या रहेंगे? इसके रूल ये रहेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 100 के लिए कि जीरो लेवल तो सेम है बाइंग के लिए, एंड सेलिंग हमारी 100 पे होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और टाइम फ्रेम भी हमारा 20 मंथ्स होगा, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, और दूसरी है कि ईपीएस ग्रोथ भी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ज़्यादा होती है। हाँ, Right. तो उसकी वजह से ये सेटिंग्स चेंज होंगी। आप Okay. बोलो तो उसको भी दिखा प्लीज सकते प्लीज प्लीज। हो। सो ये हमारा स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे लेंथ को वी विल पुट इट 20, टाइम फ्रेम सेम अपना 1 मंथ रहेगा, जीरो पे लाइन अपनी ऑलरेडी बनी हुई आ रही है, और 100 पे हम क्लिक कर लेंगे। एंड 100 पे हम बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी देखोगे आप, इसने मार्च अप्रैल के अराउंड ये बता दिया था, तो एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको टाइम वाइज, जैसे ये 2-3 महीने का भी वेट मान लो, आपको नहीं करना है, मुझे चाहिए कि मैं आज खरीदूं और कल से मार्केट ऊपर जाने लगे, तो फिर आपको नीचे का थोड़ा बहुत रैली छोड़ना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी कि जब ये जीरो के नीचे जाके वापस जीरो के ऊपर आ जाए, फिर आप उस टाइम बाई करो, क्योंकि उस टाइम मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुकी है। तो ऑल्दो आपका थोड़ा बहुत रिटर्न मिस होगा, बट उसके बाद आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लो बना के मोमेंटम में आ चुकी है। तो दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू टिल इट रीचेस 100 का लेवल। सो यहाँ पे भी आप देखोगे 100 रीच किया इसने वही सितंबर अक्टूबर नवंबर के अराउंड, जो कि ये स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का टॉप था। देन बॉटम आपका वही फेब मार्च 2023। देन प्रीवियस लेवल भी आप देखोगे तो यहाँ पे इसने नवंबर अक्टूबर 2021 में जो उस टाइम टॉप था मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, फिर इसने आपको बाई यहाँ पे कराया है, मतलब आपने सेल यहाँ किया, आपका टाइम बचा 2021 नवंबर से लेकर के मार्च 2023 तक, एंड देन इंडेक्स भी आपको एक लोअर लेवल पे मिला। तो स्टॉक्स तो ऑब्वियसली मच लोअर लेवल पे मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट। 23% अगर आप देखोगे तो टॉप जहाँ पे आपने सेल किया, वापस जहाँ पे आपने बाई किया, उसमें 23% नीचे के लेवल पे आपने बाई किया है। राइट। तो एक तो आपका ये ड्रॉडाउन भी बच गया, एंड देन टाइम वाइज करेक्शन भी बच गया आपका। सो आप कहीं किसी और एसेट क्लास में तब तक पैसे भी बना रहे होगे, तो वो दैट विल बी एडिशनल। देन इससे पहले का आप देखोगे तो स्मॉल कैप एक बहुत बुरे फेज में थी, जिस टाइम डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी चेंजेस इन सब की वजह से 2018 to 20 में स्मॉल कैप 100 इंडेक्स काफ़ी बुरी फेज थी, जो प्री कोविड इन्वेस्टर्स उनको पता होगा। सो उस टाइम पे ये इंडेक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे जीरो को टच कर दिया था इसने अक्टूबर 2018 में। उसके बाद इंडेक्स ने रैली भी दी, बट वापस वो सस्टेन नहीं कर पाई, तो इसी लेवल के अराउंड रही वो कोविड तक। फिर कोविड के बाद एक सडन ड्रॉडाउन आया, राइट। तो उस टाइम तक वो मार्केट इसके नीचे ही थी जीरो के। दैट वाज द वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट।
एंड उसके बाद फिर मैसिव बुल रन आया एंड देन उसने अगेन यहाँ पे एग्जिट दिया, देन वहाँ पे एंट्री। तो इसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने फेब 2016 में 0 के नीचे गया था, यहाँ पे आप बाई करते देन यहाँ के अराउंड 100 पहुँचाइए तो टॉप पे फिर से सेल कर रहे होते। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी ये 0 के अराउंड इस लेवल पे है, देन यहाँ पे 100 हुई। तो ये आप इसको बैक टेस्ट अपने आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। हमारे व्यूअर्स को टेक्निकल की स्ट्रेटजीज भी आती हैं, वो शायद Yeah. आपके वाले इस थॉट प्रोसेस को लेके यहाँ पे टेक्निकल अप्लाई करना शुरू कर दें। या ब्यूटीफुल, दैट्स अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली। इट्स ग्रेट टू सी कि कितने सही तरीके से वो चीज़ें मैच कर रही हैं। Correct. और आपका सेकंड था सेक्टर। या सेक्टर में आप क्या देखते हैं, एज इन जस्ट मे बी 2 लाइंस ऑन ओके। सो सेक्टर में बेसिकली मैं क्या देखता हूँ कि जो अभी का पीरियड है ना, अभी का फेज है, अभी के फेज में क्या हो रहा है, आप स्मॉल कैप इंडेक्स या निफ्टी का चार्ट देखोगे तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, और स्टॉक अभी इंडेक्स अभी कंसोलिडेट कर रहा है प्रीवियस हाई के नीचे। राइट। और पिछले भी मार्केट में आप देखोगे ये जो पीरियड था ये कुछ ऐसा ही था। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा होता है, गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट बुल रन, उस टाइम पे कुछ सेक्टर्स होते हैं जो न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे होते हैं, और उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर वही नेक्स्ट बुल मार्केट के लीडर्स होंगे। बट उसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है, एक तो उनका चार्ट ऑब्वियसली आपको देखना है कि उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। देन वो जो सेक्टर्स हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, वो अभी न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे होते हैं, इंडेक्स ऑल्दो कंसोलिडेट कर रहा होता है। जैसे आप किसी भी ट्रांसमिशन कंपनी, सोलर कंपनी का चार्ट उठा के देख लो, या अडानी या केमिकल का चार्ट उठा के देख लो, एंड उनको उस पीरियड से कंपेयर कर लो आप, जो अपना प्रीवियस कंसोलिडेशन वाला फेज था। तो आप उसमें देखोगे कि वो ऑलरेडी न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे थे, वो कंपनीज ऑलरेडी न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे थे। सो और इस समय कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं? सो इस टाइम मेटल माइनिंग के आप स्टॉक्स देखोगे तो वो न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, एंड इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मेटल माइनिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन भी समझना ज़रूरी है कि ये टेलविंड लंबी रहेगी या फिर ऐसे 2-4 महीने की है। क्योंकि कई बारी फेक सेक्टर्स भी आते हैं जो ऐसे 2-3 महीने तो चलेंगे, वापस वो नीचे चले जाएंगे। तो उनको हटाने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए कि जो टेलविंड है इस सेक्टर को, जो इसके प्राइसेस पुश कर रही है ऊपर, वो 2-3 साल चलने वाली है, 1-2 साल चलने वाली है, या फिर ऐसे 2-4 महीने की कहानी है। तो अभी मेटल माइनिंग सेक्टर में क्या हो रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब पे जियोपॉलिटिकली काफ़ी चल रहा है। चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है, तो इंडिया कैन इमर्ज एज द सप्लायर टू ग्लोब की रेयर अर्थ माइनिंग एंड ऑल। सो इसमें जो कंपनीज हैं वो न्यू ऑल टाइम हाइज बना रही हैं। तो ऐसे करके आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके पीछे। इसमें आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो, परप्लेक्सिटी फाइनेंस से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि व्हाई इज दिस सेक्टर परफॉर्मिंग सो गुड। सो वो आपको खुद रीजंस बताएगा। देन स्क्रीनर पे जाके थोड़ी और कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ लो, एनुअल पीपीटीज पढ़ लो, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ओके। आर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, इसमें हम क्या देखते हैं? सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जैसे मैं तो जनरली क्या फॉलो करता हूँ कि मैं 10% स्टॉप लॉस मैक्सिमम रखता हूँ अपना। क्योंकि मार्क मिनरविनी की एक बुक पढ़ी थी मैंने कॉलेज टाइम में ही, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैम्पियन। सो उसमें उन्होंने प्रॉपर मैथमेटिकली इसको बताया हुआ था कि 2 सिनेरियोज लिए थे उन्होंने। एक सिनेरियो में आप कोई स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो, एक सिनेरियोज में आप अपना लॉस लिमिट कर दे रहे हो 10% पे, एंड द रिजल्ट्स वर ड्रास्टिकली डिफरेंट मैथमेटिकली। और दोनों में आपके सेम विंस हैं। 10 ट्रेड आपके सही गए जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, 10 ट्रेड आपके गलत गए। बस गलत वाले में उन्होंने लॉस कैप कर दिया 10% पे, और जिसमें लॉस कैप कर दिया था उसका रिटर्न था 79% CAGR, और जिसमें नहीं किया था उसका -12% नेट एब्सोल्यूट रिटर्न। 79% CAGR। या ओके। बट वो उनका डेटा था, सो दैट मे नॉट बी वैलिड फॉर द इंडियन ऑडियंस। सो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डेटा लेके पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। So that is there in his book. Maybe I will share you a screenshot of that and ये you can- उनका डेटा था। हाँ, ये आपका उनका डेटा क्या है? आप भी पिछले 7 साल से ट्रेड कर रहे हाँ, हैं। करेक्ट। आपकी रिसर्च क्या कहती है? सो मेरी रिसर्च भी यही कहती है कि जब से फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं अपना वेरीफाइड PNL भी दिखाऊं, सो इक्विटी इसको कंबाइन कर देते हैं। सो दिस इज माय अकाउंट हर्षवर्धन। सो अप्रैल टिल दिस करंट फाइनेंशियल ईयर इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे रियलाइज्ड मेरे अकाउंट से PNL है 57.31 लाख्स, अनरियलाइज -1.41 है। तो आप कभी मेरा अनरियलाइज ज़्यादा नहीं देखोगे, मैक्सिमम 1 और 2% ऑफ माई कैपिटल, क्योंकि मैं लॉसेस भी कट करते रहता हूँ, प्रॉफिट भी बुक करते रहता हूँ, क्योंकि भी साइडवेज मार्केट है। एंड दिस इज माई वाइफ्स अकाउंट। सो दिस इज
हर जीरो था वेरीफाइड P&L, current FY, equity combined. So here you can see 57.55 lakhs, again 67,000 unrealized loss because we keep booking profits since it is a sideways market. तो इन And दोनों में सेम ट्रेड्स होते हैं या अलग अलग ट्रेड्स होते हैं? If I may मोस्टली ask. सेम ही होते हैं. Okay. एक दो में भी स्टॉक्स अलग हो, बट मोस्टली सेम ही होते हैं. दैट्स व्हाई द प्रॉफिट एंड ऑल, कैपिटल एंड ऑल सब सेम ही है दोनों में. Okay, okay. उनके चार्जेस कम है. हाँ, उनके I don't know चार्जेस why. कम है. सो मे बी किसी ट्रेड में मेरा ज़्यादा हाँ. हेवी एलोकेशन हुआ हो. एंड Yes, yes. तो ये प्रॉफिट्स कैसे कैप करते हैं? प्रॉफिट्स कैसे बुक करते हैं आप? प्रॉफिट्स बुक करने की मेरी स्ट्रैटेजी है कि अगर सपोज करो मैंने कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जांपल ये क्वालिटी पावर का स्टॉक है. सो यहाँ पे मैंने अपनी IPO ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके एंट्री लिया था. सो IPO ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या होता है कि आप एक IPO रिसेंटली लिस्टेड IPO का बेस बनने का वेट करते हो. जब वो बेस कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है, उसके बाद आप, जैसे बेस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. तो बेस का मतलब होता है कि या तो वो VCP पैटर्न बनाएगा नीचे कहीं जाके, या फिर वो लिस्टिंग डे का जो भी हाई प्राइस है उसको ब्रेक करेगा विद गुड वॉल्यूम्स. एंड वहाँ पे आपकी एंट्री होती है. What is VCP pattern? सो VCP इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. Okay. सो ये बेसिकली मार्क मिनरविनी ने डिज़ाइन किया है. सो इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको समझाऊं, सो फॉर एग्जांपल ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक का. हम्म. ओके. एंड स्टॉक ने एक पुल बैक दिया. यहाँ पे स्टॉक रीच्ड हियर एंड गेव अ पुल बैक. एंड ये पुल बैक लेट सपोज कुछ ये 100 है एंड द स्टॉक रीच टू लेट सपोज 50, मतलब वो 50% फॉल हो गया, या फिर मे बी 80 कर लेते हैं, तो 20% फॉल हो गया. ये लेवल 80 है. अगली बार जो फॉल होगा वो इससे कम ही पे रुक जाएगा. Okay. दिस मे बी 90 और एनीथिंग लाइक एनीथिंग अबव 80. Okay. नेक्स्ट टाइम जब ये पुल बैक होगा तो इससे भी कम पे रुक जाएगा. एंड दिस विल सेटअप विल कीप बिकमिंग टाइटर एंड टाइटर. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब भी पुल बैक आ रहा है, तो सपोज मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं कि पहले बायर्स तब इंटरेस्टेड हुए, हेवी बायर्स, जब ये स्टॉक 80 के लेवल पे पहुंचा. तब लोगों को लगा कि भाई ये स्टॉक सस्ता हो गया, या फिर वैल्यू बाइंग, सारे लोग वहाँ पे ट्रेडर्स, पुल बैक ट्रेडर्स सब पहुंच गए. नेक्स्ट टाइम स्टॉक की परसेप्शन इम्प्रूव हो गई है एंड दैट्स वाई बायर्स 90 के लेवल से इंटरेस्टेड हो गए. नेक्स्ट टाइम और भी जल्दी बायर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं 95 के लेवल पे, 99 के लेवल पे. तो दैट मीन्स कि स्टॉक की परसेप्शन इंप्रूव होते जा रही है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होते जा रहा है, एंड सेलर्स घटते जा रहे हैं. तो अब बहुत कम सेलर्स बचे हैं जो इस लेवल पे सेल करेंगे. तो अब जब भी ब्रेकआउट आएगा, सो दैट विल हैव अ वेरी गुड एक्यूरेसी. सो यहाँ पे भी आप देखोगे, सो एक हमारा VCP पैटर्न IPO बेस के प्राइस पे भी आप देखोगे तो बन रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटली काफ़ी टाइट होते जा रहा है. Right. और यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आई भी तो तुरंत ही सस्टेन वो हो गई. अगले दिन फिर ये विक नीचे आई बट तुरंत बाइंग आ गई. उसके बाद अगर सपोज करो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली इस दिन, ब्रेकआउट के दिन, तो अब आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा? तो मैं तो 21 EMA यूज़ करता हूँ. तो अगर 21 EMA के जब तक नीचे ये स्टॉक 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स नहीं देता है, आई विल राइड द वेव. तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, फिर यहाँ पे जाके ये स्टॉक ने 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बिलो 21 EMA दी है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा. Okay. बट अगर वापस विद गुड वॉल्यूम्स ये स्टॉक इसके ऊपर रिक्लेम करता है तो फिर मैं वापस एंट्री भी बना लूंगा. सो मैंने यहाँ पर अगर एग्जिट ले ली तो ऊपर 3-4% मैं खरीद लूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते हैं. वो क्या देखते हैं कि यार इसको 800 पे बेचा था, वापस 820 पे क्यों क्यों खरीदूं, खरीद लो? वापस 800 और आएगा वो तब खरीद लो. बड़ी रैली मिस कर जाते हैं इसकी वजह से, वो 10-15 रुपए की वजह से, छोटे लालच की वजह से. छोटे लालच की वजह से. ऑल्दो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट जरूर कर जाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि ये स्टॉक वापस यहाँ पे आ जाए या इससे भी नीचे चला जाए. क्या पता कुछ फंडामेंटल दिक्कत आ गई कंपनी में, विच यू विल नो लेटर, और जो बड़े इन्वेस्टर्स को पहले से पता चल गया है. एंड उसकी वजह से मतलब आपको रिस्क अवॉइडेंस के लिए ऑब्वियसली एग्जिट करना है राइट टाइम पे, बट ऐसा नहीं होगा कि 3-4% की वजह से आप बड़ी रैली छोड़ दो. तो उसकी वजह से मैं वापस एंटर भी कर जाऊंगा जैसे ये रिक्लेम करेगा विद गुड वॉल्यूम्स 21 EMA. तो आप हमेशा अपने सारे स्टॉक्स में 21 EMA का स्टॉप लॉस रखते हैं, उसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज होंगी, हाँ. या 10% का स्टॉप लॉस रखते हैं? सो 10% इज द मैक्सिमम लिमिट. अच्छा. सो इधर 21 EMA पे आ जाए वो पहले, या फिर 10% पे आ जाए.
अगर मेरे 21 EMA का लेवल 10% से भी ज़्यादा गैप है उसमें, तो फिर मैं 10% का ही स्टॉप लॉस ले लूंगा. फिर आपका मन नहीं करता वेट करने का कि 21 ईएमआई कटने का वेट कर लेते हैं? नो, बिकॉज दैट इज माई रूल कि ये फ्रेमवर्क में है, बिकॉज दिस हैज गिवन मी मोर रिटर्न्स, आई हैव बैक टेस्टेड इट. तो उसके बेसिस पे मैंने बनाया कि भाई 10% ज़्यादा नहीं लेना, बिकॉज जब लॉस ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना 15-20%, तो उसको रिकवर करने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होती है. अगर 20% का लॉस आपने ले लिया, हिट कर गया आपका पोर्टफोलियो, देन 25% का प्रॉफिट 25% आपको चाहिए. रिटर्न चाहिए करेक्ट. होगा उसके अंदर। सो दैट इज मैथमेटिकली डजंट मेक सेंस. ओके ओके ग्रेट. हम्म. सो मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट साइकिल, हम्म. सेक्टर हमने ढूंढ लिया, हम्म. टेलविंड्स वाला सेक्टर हमें चाहिए. करेक्ट. मार्केट साइकिल में हमने आरओसी को यूज कर लिया. हम्म. रिस्क मैनेजमेंट में मैंने मैक्सिमम 10% या फिर ईएमए के नीचे 2 Red डेली candles. चार्ट पे रेड कैंडल्स Red- मुझे मिल जाए, correct. लेकिन दोबारा से उसमें बाय कर लेना है अगर वो हाँ. अच्छे वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम पे अच्छा वॉल्यूम. अच्छे वॉल्यूम मतलब लास्ट 5 डे का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कोई एटलीस्ट पॉजिटिव कैंडल मुझे मिल जाए हाँ बस. 20% 30% ज़्यादा हो. आप एक टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक करते रहते होंगे फिर, इसका मतलब? या सो मैं अपना ट्रैकिंग लिस्ट बेसिकली क्या कैसे बनाता हूँ, मैं एक चित्तौड़गढ़ करके वेबसाइट है, हाँ. उस पे सारे IPOs आते हैं. तो IPO बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए तो एक अलग से वॉच लिस्ट बना रखा है IPO के लिए. तो उसमें चित्तौड़गढ़ पे कोई भी IPO आया, उसको मैंने फंडामेंटली बस ओवरव्यू लिया, RSP थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ. तो RSP पढ़ा, मुझे अगर सेक्टर अच्छी लगी, कंपनी अच्छी लगी, तो फिर मैं उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लेता हूँ IPO वाले. अब उसमें बेस बनने का वेट करूंगा, जब बेस ब्रेकआउट आएगा तब उसमें ट्रेड लूंगा अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल के हिसाब से. और अगर कोई स्टॉक आईपीओ के टाइम पर ऊपर ही खुला तो आप क्या करेंगे? हाँ, सो IPO के दिन मुझे बाई करना ही नहीं है. हाँ. जब IPO के दिन जहाँ भी वो खुला, 20% ऊपर खुला, 50% ऊपर खुला, दैट डजेंट मैटर. उसके बाद जैसे कि ये था, ये कंपनी भी मे बी ऊपर ही लिस्ट हुई होगी, वहां से फिर वो नीचे आई, बेस बनाया उसने, फिर जाके ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ एंटर आप ये करूंगा. मान के चलते हैं कि सारे स्टॉक जो ऊपर खुले हैं वो हाँ. एक बार नीचे आएंगे वहां पर? हाँ, और नहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है वो स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर 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 जाता रहे. तो कई बारी जैसे थोड़ा ऊपर जाके, जैसे आपको एक अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स करके कंपनी, रिसेंटली इसमें ट्रेडिंग की है हमने, अटलांटा, सो ये आप देखो. सो ये IPO बस लिस्टिंग डे का हाई इसका यहाँ था, उसके बाद नेक्स्ट डे ये थोड़ा रेड रहा, अगले ही दिन इसने रिक्लेम कर दिया पूरा. तो इस दिन अपनी एंट्री बनती है. और हाँ, जैसे जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए थे 10% एंड 21 EMA, अब ये तो थर्ड डे एंट्री दे रहा है, तो यहाँ तो 21 EMA की लाइन ही नहीं बनेगी. करेक्ट. तो यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे जो अपना IPO का बेसिकली जो बेस फॉर्म है, जो लिस्टिंग डे का हाईएस्ट प्राइस है, उसके अराउंड आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, और यही आपका स्टॉप लॉस हो गया. इससे 2% नीचे या 1% नीचे आप रख दो, ठीक है. एंड यहाँ पे करीब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो भी 2% नीचे आपकी लाइन बनती है. एंड यहाँ पे इसको आप ट्रेल करते रहो, एंड जब तक आपकी फिर 21 डेज इसके हो जाएंगे, देन आप देखो आप 21 EMA की लाइन भी बन गई है. तो अब इसको बस ट्रेल करना है आपको, जब तक 21 EMA के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देती. ओके, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. बहुत ही क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स है आपकी. सो थैंक यू. क्योंकि आप IIT से भी पास आउट हैं, तो इसमें आप कहीं एल्गोस भी यूज करते हैं, मतलब आप कोई कोडिंग और कुछ यूज करते हैं? सो करेंटली आई एम नॉट यूजिंग एनी एल्गो, बिकॉज एक तो कई बारी मतलब मशीन पे सब कुछ छोड़ देना अपना कैपिटल, वो थोड़ा मुझे माइंडसेट अभी वो डेवलप नहीं हुई है मेरी. ओके. एंड दूसरी की ऑप्शंस वगैरह में काफ़ी यूजफुल है वो एल्गो ट्रेडिंग, बट सिंस स्विंग ट्रेडिंग में यू हैव टू डिसाइड द फंडामेंटल एनालिसिस भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एल्गो वो चीज़ें सारी कंप्लीटली मुझे नहीं लगता कर सकता है. बट फंडामेंटल्स के लिए आप चैट जीपीटी या कोई और LLM मॉडल्स यूज करते हैं? हाँ, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी फाइनेंस, इससे मैं कॉनकॉल की समरीज वगैरह निकलवा लेता हूँ. Okay. जो कॉनकॉल आपको इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन होती है, वो करीब करीब 30 या 20 पेजेस की होती है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है. तो उसमें से जो मेन चीज़ें मैं पूछता हूँ, वो कॉनकॉल की मैंने PDF डाउनलोड कर ली, उसको मैंने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया. अब उससे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी जो फ़ैन बनाती है, उसकी करंट 1 लाख फ़ैन पर ईयर की कैपेसिटी है, वो उसको डबल करने वाली है अगले 6 महीने में. तो ये उसने कॉनकॉल में बता रखी होगी, एंड वो अगर फ़ैन की कैपेसिटी डबल करेगा तो उसका टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन भी रिफ्लेक्ट होगा उसमें. तो ऑब्वियसली उसके पैट बढ़ेंगे, अगेन EPS ग्रोथ होगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर EPS एंड शेयर प्राइस बढ़ेगा, दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म में भी वो अच्छे रिटर्न्स देने की पोटेंशियल हाई है उसमें, एक्यूरेसी बेटर होगी अगर उसमें ट्रेड करेंगे तो. सो उससे मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करके पूछूंगा कि क्या इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इस कंपनी की, या फिर मैनेजमेंट में कोई रेड फ्लैग आपको दिखा कॉन कॉल पढ़ के, या फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो भी उस इंडस्ट्री के रेलिवेंट है, मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, इससे टाइम बचता है. ओके, ग्रेट. सो आर के बाद क्या आता है आपका?
माइंडसेट माइंडसेट, M, which is the last thing. which is तो the last thing. MST टेक्निकल में आपने क्या देखा? तो टेक्निकल में मैंने बेसिकली मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आपको बताया कि ट्रेल कैसे करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एंट्री के लिए आप टेक्निकल नहीं यूज करते? एंट्री के लिए भी यूज करता हूँ। अच्छा। सो एंट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आईपीओ वाली वॉच लिस्ट हो गई, दूसरी वॉच लिस्ट होती है कि जिनकी मंथली RSI 70 से ग्रेटर हो, उन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। जैसे ये वाली वॉच लिस्ट भी आप देखो तो RSI ग्रेटर देन 70 वाली है, ठीक है। तो इनमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है। आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग या करते हैं? मेनली माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स भी करता हूँ, तो फंडामेंटली मुझे यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा दिखती है पैट ग्रोथ की, EPS ग्रोथ की। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से प्राइस एसिमेट्री बहुत है, वैल्यूएशन गैप बहुत है। जैसे कि मेन बोर्ड में अगर मुझे लगता है सेम कंपनी हो तो उसको 50-60 का पी मिले, एंड SME सपोज वो कंपनी है वो 20 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो एक वैल्यूएशन गैप है सॉर्ट ऑफ। ये भी तो हो सकता है वो 50 की जगह 200 पे ट्रेड कर रही हो। हाँ, ये भी तो एसिमेट्री हो Correct, सकती है। correct, उसको आप correct. कैसे टैकल करते हैं? सो मतलब आप बोल रहे हो SME सेगमेंट में 200 पे ट्रेड कर रही हो? हाँ, मतलब SME सेक्टर में ओवर वैल्यूएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमें नज़र में नहीं आएगा। हाँ 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 क्योंकि हमें हमेशा ये लगेगा कि भाई कंपनी का पोटेंशियल इतना अच्छा है, हाँ। इसलिए ओवर वैल्यूएशन डिजर्व करता है ये। करेक्ट। सो मैं उसको बस TTM बेसिस पे ही देख रहा हूँ, अच्छा। एंड मैक्स टू मैक्स 1 ईयर फॉरवर्ड। जैसे अगर अभी FY25 के रिजल्ट सबके आए हुए हैं, H1 के भी आ रहे हैं सबके, देन FY26 का जो एस्टिमेटेड पैट कंपनी ने कॉन कॉल वगैरह में दिया है, उसके बेसिस पे देखूंगा उसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या है, EV/EBITDA रेशियो क्या है, एंड जो मेन बोर्ड में सिमिलर कंपनीज है उनकी देखूंगा कि क्या है FY26 बेसिस पे, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो FY26 के वैल्यूएशन अभी से थोड़ा बहुत डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसा होगा नहीं कि रिजल्ट के दिन आया और उस दिन स्टॉक 40-50% ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट पहले से एस्टिमेट करने लगती है कि इस कंपनी का इतना प्रॉफिट आने वाला है, ये इस टाइम तक इतने करोड़ की कंपनी हो जाएगी, और इसको पहले से ही थोड़ा थोड़ा स्टॉक प्राइस बढ़ने लगता है। तो उसके हिसाब से आप गेम प्ले कर सकते हो कि मेन बोर्ड की कंपनीज यहाँ प्लेस्ड हैं। ये सपोज अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स है, तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल सपोज FY26 पे हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। ये क्या बनाती है, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स एंड ऑल बनाती है। एक SME में कोई कंपनी हो सकती है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, XYZ, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हो जाएगी। XYZ करके कोई कंपनी है, तो XYZ कंपनी सपोज FY26 बेसिस पे 25 पी पे अवेलेबल, दैट मीन्स कि इट इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू अटलांटा, एंड इसमें हम डिसेंट 6-8 महीने का फ्यूचर डिस्काउंटिंग भी कर रहे हैं। ओके। जो फ्यूचर पैट आने वाला है। ओके। यहाँ पर एक बार आप स्मॉल कैप का चार्ट लगाएंगे जरा? हाँ श्योर। वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार। ओके। सो यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो आप एक हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग रैली स्मॉल कैप इंडेक्स में आई है, जिसकी वजह से, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली है जो हर साल नहीं आती है, हर 2-3-4-5 साल भी नहीं आती, वंस इन अ डेकेड काइंड ऑफ रैली होती है। अब यहाँ पर आपकी जो रैली है, आपका जो पिछले रिटर्न सारे के सारे रहे हैं, वो इस रैली के थ्रू रहे हैं। सितंबर 2024 के बाद या फिर इस 2025 की अगर हम बात करें, आई एम नॉट श्योर आपके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, बट क्या गारंटी वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है आपको कि आने वाले 5 साल के अंदर भी ऐसे ही रिटर्न्स बनेंगे आपके जो पिछले 2 या 3 साल में बने हैं? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा रिटर्न जो आया है वो पिछले 2-3 साल के अंदर आया है, पोस्ट कोविड आया, और पोस्ट कोविड के अंदर आपने खुद दिखाया कि ROC के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, या ROC की तरफ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। अगले 4-5 साल ऐसे रहेंगे, उसका क्या थॉट प्रोसेस है? ओके, सो आई थिंक मतलब इंडिया एज अ कंट्री बात करूँ तो फिर एक अच्छे पोजीशन में ग्लोबल स्वीट स्पॉट पे है, तो वो सब चीज़ें तो है ही। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक इंडिया की EPS ग्रोथ अच्छी रहेगी, कंपनीज की EPS ग्रोथ अच्छी रहेगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स देखते हैं उसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। तो मेजर इंडेक्सेस एंड गुड कंपनीज भी परफॉर्म करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं होगा कि जो पिछले हमने 4-5 साल में रैली देखी है स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये हमेशा चलती रहेगी इसी तरह से। क्यों? क्योंकि 2018 से 20 वाला भी फेज मैंने देखा है जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर रहा था काफी लंबे टाइम तक, एंड उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी थे, एंड उस अंडर वैल्यूएशन की वजह से क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज 18 से 20 तक नहीं परफॉर्म की, वो काफी सिंगल डिजिट पीज में काफी क्वालिटी कंपनीज आ गई थी, 10-15 मिड टीन्स या फिर सिंगल डिजिट पी में, तो वहां से उनके पास काफी बड़ा रनवे था क्योंकि पी रेटिंग होनी थी। वो आपने कैच किया वहां से। तो आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स मेजॉरिटी तो वहां से भी आए, वहां से भी आए। अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अब भी आप देखोगे तो उस लेवल के अंडर वैल्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से अगर आपको रनवे चाहिए
तो मैं बोलूँगा कि इक्विटी सेगमेंट और अदर एसेट क्लासेस में आपको कंटिन्यूअसली, जैसे कि मैंने बोला, आरओसी, गोल्ड, निफ्टी गोल्ड रेशियो, इन सब के हिसाब से डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप कंटिन्यूअसली इक्विटी में रह के वो नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो 4-5 साल की अच्छी रैली थी, ऑल्दो एक और ऐसी रैली मेरे हिसाब से ड्यू है, क्योंकि अगेन आप देखोगे आरओसी इंडिकेटर जीरो की तरफ आ रहा है एंड मे बी बाई मार्च नेक्स्ट ईयर आ जाएगा वो जीरो। तो उसके बाद एक अच्छी बुल रैली वापस से आनी चाहिए। बट उसके बाद ऑलरेडी वैल्यूएशन स्मॉल कैप आप पूरी की इंडेक्स की देखोगे 30-35 के अराउंड है, मिड कैप की और भी ज़्यादा है। सो यहाँ इस इंडेक्स से एक बहुत लंबे टाइम तक बुल रैली सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि फिर कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगी। तो बेटर है कि जब भी मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाए, आरओसी अपना 100 रीच हो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में, इक्विटी से थोड़ा हटो, अदर एसेट क्लासेस में जाओ, देन अगेन आरओसी जीरो आ रहा है, मार्केट अंडर वैल्यूड हो रहा है, तो इसको एज अ सिस्टमैटिक साइक्लिकल थीम की तरह प्ले करना। जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा, देयर इज अ बुल मार्केट हाँ, समवेयर, समवेयर, करेक्ट। बस हमें वो ढूंढना बस हमें वो ढूंढना है। तो जैसे कि पिछले 1 साल में इक्विटी में बहुत लोगों का पैसा नहीं बना, जो मतलब लॉन्ग टर्म वाले थे, और गोल्ड सिल्वर में बहुत बना है, हाँ, लेकिन गोल्ड सिल्वर में बहुत बना, मतलब कॉपर निकल सारे मेटल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रांग सारे। तेजी आई है। देन हैंगसेंग बीज, मतलब चाइनीज हाँ, मार्केट में काफी हाँ, अच्छी रैली। बहुत अच्छी रैली आई है। सो आप अब तो मतलब ऐसा है, ग्लोबल मार्केट है, यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। आप इंडिया में रह के भी चाइनीज मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हो, हैंगसेंग बीज खरीद सकते हो। तो देयर इज अ बुल मार्केट समवेयर, सो वही वाली चीज पकड़नी है बस। So you are also coming up with a course on MSTRM on Upsurge. या थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। सो अगेन जो मैंने फ्रेमवर्क आपको बताया अभी, MSTRM जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, सो इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को ही डिटेल में कवर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स विथ अपसर्च ऑन, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आई हैव आल्सो लाइक लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर, and like we have verified PNL and all to give us authenticity, because we are making money from the market, that's why we are going to teach them, because इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं लोगों को, कि अपनी लाइफस्टाइल दिखा के कि दुबई में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड कोर्सेज सेल करके दे आर फंडिंग दैट एंड नॉट अर्निंग थ्रू द मार्केट। बट दैट्स वाई वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी एवरी मंथ वी शेयर्ड आवर डिटेल PNL वीडियो, उसमें हम सब कुछ दिखाते हैं, आर कैपिटल यूज्ड, हमारा कैपिटल का ट्रेंड क्या है, देन ईच मंथ हमने कितना प्रॉफिट कमाया मार्केट से। एंड सेंसिबल का हॉल ऑफ फेम आप चेक करोगे, उसमें भी मेरा एंड अपूर्वा दोनों का नाम आता है, एंड वेरीफाइड PNL लिंक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो यू कैन गेट दैट ऑथेंटिसिटी, एंड सिंस वी आर मेकिंग दैट मनी, वी ऑल्सो वांट यू टू मेक दैट मनी फ्रॉम द मार्केट। वंडरफुल। इसमें आपको लगता है कि जो ROC वाला जो आपका पैरामीटर है, जो आई एम वेरी श्योर हमें से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सीखेंगे वहाँ से कुछ, इसको हम किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कमोडिटीज़ के लिए या किसी और सेक्टर के लिए, ऐसे भी इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया जा सकता है क्या? सो ऐसे इसको आप ग्लोबल मार्केट्स में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नैस्डैक हो, S&P 500 हो गया। सो वहाँ पे भी क्योंकि मोर और लेस अर्निंग्स सिमिलर है, एंड देन वहाँ पे भी सेम यूफोरिया एंड पैनिक प्ले आउट करता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस हर जगह सेम होते हैं, इंडिया हो, US हो, कहीं भी हो। सो वहाँ पे भी सेम साइक्लिकलिटी प्ले होती है, मार्केट यूफोरिया में जाता है, डबल द EPS ग्रोथ मार्केट पहुँच जाता है, देन अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो ऐसे ग्लोबल मार्केट्स में आप प्ले कर सकते हो। कोमोडिटीज़ का बहुत लंबी साइकिल्स होती हैं, तो वहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई दैट, बट हाँ, इक्विटी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो ऑन इंडेक्स लेवल। ठीक है, कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं बस पूछूंगा हाँ। कि कोई ऐसा टाइम जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे या जो भी आपका सेटअप है उस पर डाउट हुआ हो? सो डाउट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम एन एवोल्यूशन। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली डाउट होता था, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बस टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता था, देन मे बी बहुत सारे सेटअप्स एक्यूरेसी कम हो गई, 20-30-40% आ गई, तो डाउट्स होता था कि कुछ गड़बड़ है, मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग इन द फ्रेमवर्क। देन आई कीप एडिंग मोर, एंड देन अभी मैं जब लास्ट 1.5-2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ ये MSTRM फ्रेमवर्क, तब से मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें भी ऐसा तो कोई फ्रेमवर्क नहीं जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी, बट इवन विद अ डिसेंट 60-65% एक्यूरेसी एंड अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यू कैन अर्न लाइक क्रेजी फ्रॉम द मार्केट्स, मेक वेरी गुड रिटर्न्स। इस पूरे सेटअप को यूज़ करने में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर सकते हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए? ओके, सो इस पूरे फ्रेमवर्क को यूज़ करने में ना, जो सम ऑफ द मिस्टेक्स है जो आप एक कॉमन बिगनर कर सकता है। सो पहला है कि रिस्क मैनेजमेंट, ऑल्दो रूल्स वगैरह सब उसको पता है, बट स्टिल वो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज उसकी करेक्ट माइंडसेट नहीं है। बहुत लोग माइंडसेट वाली पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो है ना होप इन्वेस्टिंग वाली चीज़, वो बहुत बिगनर्स करते हैं। उनके 30-40% बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं ट्विटर पे एंड एवरीवेयर कि ये स्टॉक मैंने ले लिया था 1 साल पहले एंड इसमें 30% लॉस है, व्हाट टू डू नाउ। सो अब
दे केप्ट ऑन वेटिंग कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया नहीं, तो यू एंटर्ड एज अ ट्रेडर, यू बिकेम एन इन्वेस्टर, एंड दैट ऑल्सो यू डोंट हैव द कन्विक्शन ऑन द कंपनी, सो दैट इज अ वेरी ब्रूटल मिस्टेक. आपको ये लगता है कि आपको अभी आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, माइक्रो कैप में कर रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे अगर मान लो अभी स्मॉल कैप जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ओवरवैल्यूड हो गया है और अभी साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ पर अपने पैसे को मूव करके मैं लार्ज कैप में ले जाऊँ या मिड कैप में ले जाऊँ, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? सो ऐसा भी होता है, जैसे कई बारी उसके लिए हम निफ्टी टू स्मॉल कैप का चार्ट देख सकते हैं, वो भी एक साइकिल में ही मूव करता है. सो कई बारी लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैप्स को, बट मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्मॉल कैप्स में हमेशा ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे अंडर वैल्यूशन होती है, जो कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे अंडर वैल्यूशन होती है, क्योंकि वो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं अच्छे से, या फिर वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अभी तक एंटर नहीं हुए हैं, काफ़ी छोटी कंपनीज आउट ऑफ लाइट आउट ऑफ साइट हैं. सो उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना इज माई फोटे, लाइक दैट इज माई पैशन. तो जैसे रिसेंटली एक कंपनी थी, ऑल्दो आई हैव एग्जिटेड इट नाउ, सो वो भी एक काफ़ी छोटी कंपनी थी, एंड ये भी अगेन आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ही मिली थी, एंड देन इसके मैंने फंडामेंटल्स पढ़े, एंड ये जैसे आप देखोगे इसमें क्या हुआ. सो ये अगेन एक आईपीओ बेसिस ने बनाया, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन भी किया. तो दिस इज अ वीकली चार्ट, डेली पे और अच्छे से दिखेगा. आप आई वाली सारी कंपनीज कुछ दिनों के अंदर परचेस करते हैं फिर वो जो नहीं, जो ओनली दोज कंपनीज विच मीट माई फंडामेंटल क्राइटेरिया. एंड व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? सो दैट क्राइटेरिया इज वेरी सब्जेक्टिव, इट विल डिपेंड ऑन सेक्टर कौन सा है, देन उस कंपनी में कैपेसिटी एक्सपेंशन कितनी हो रही है, बिकॉज आई लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, कि जिनका अभी लेट सपोज एक्स रुपीज पैट है, उनका अच्छा मुझे रनवे दिख रहा है कि ये जो काम कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं आईपीओ के पैसे से, उससे इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी आएगी. तो लेट सपोज 50-60% टाइप की पैड ग्रोथ आने वाली है, तो इनिशियल वैल्यूएशन थोड़ी हाई भी है, 35-40 की भी पी है, बट स्टिल वो तुरंत चीप हो जाएगी. जैसे ही ग्रोथ के नंबर्स आएंगे, वो 40 की पी, 60% ग्रोथ मतलब क्या, 40 की पी आपकी अप्रॉक्स 25 के आसपास हाँ आ जाएगी. तो ऐसे करके उन कंपनीज में ऑब्वियसली पी रेटिंग भी होगी. तो फंडामेंटल में अगर मैं समराइज करूँ तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी टॉप लाइन कंटिन्यूसली ग्रो होनी चाहिए, जब जिस दिन से आपने स्टॉक लिया, हर क्वार्टर या फिर एवरी हाफ ईयर टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए. देन मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए, एंड देन मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली पैट डबल इंजन की ग्रोथ होगी, क्योंकि टॉप लाइन भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी ग्रो कर रहा है. एंड जनरली जिन कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन होता है उनको पी रेटिंग भी हो जाती है. तो आप ओएफएस में इन्वेस्ट नहीं करते फिर, इसका मतलब? नहीं, ओएफएस जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे प्रमोटर पैसा घर लेके जा रहा है, सो दैट मीन्स कि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होगा. बट सपोज कोई ऐसी कंपनी है, आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनको पैसे की जरूरत ही नहीं कंपनी ग्रो करने के लिए, एंड द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी हिट, एंड उनकी एग्जिस्टिंग जो पाइपलाइन है उसके हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ जाएगी कंपनी में. सो देन द प्रोमोटर हैज़ द राइट टू टेक मनी, बिकॉज प्रोमोटर अल्टीमेटली हमेशा गाली सुनता है. ओएफएस में बेचेगा अगर, देन ऑल्सो पीपल विल से कि ही इज टेकिंग मनी होम, आईपीओ ओवर वैल्यूड कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे भी हो रही है. हाँ जैसे अभी हो रही है. देन अगर वो मार्केट ओपन मार्केट में बेचेगा, देन अगेन पीपल विल कम कि प्रोमोटर तो ओपनली सेलिंग हिज स्टेक्स इन ओपन मार्केट, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग. सो अल्टीमेटली प्रोमोटर ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑल्सो पैसा चाहिए अपने लिए पर्सनल. सो दैट इज ओके, बट इफ योर कंपनी नीड्स दैट मनी फॉर इट्स ग्रोथ and you are taking that money home, the investors money home with you, then that's not a good thing, because पहले आप कंपनी का देखो फिर अपना पर्सनल देखो. परफेक्ट. आप इस चार्ट में कुछ दिखा रहे थे लास्ट में, वो देख लेते हाँ. हैं. सो बेसिकली यहाँ भी अगेन वही, यहाँ एक नीचे छोटा सा बेस बना, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन ये लिस्टिंग डे का जो हाई प्राइस था, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, 21 EMA रीटेस्ट किया, देन वापस जब ब्रेक किया यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली, देन अगेन ये 21 EMA के लेवल को तो अभी रिसेंटली इसने यहाँ पे जाके ब्रेक किया है, एंड अगर टॉप से 10% वाला रूल आप फॉलो करो तो आप यहीं कहीं एग्जिट हो जाते हैं. यहाँ पर आपको डर नहीं लगा क्योंकि लोअर सर्किट लग रहे थे इसके अंदर? या करेक्ट. सो बेसिकली इसमें ऐसा था कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, एंड ये मार्केट जब जनरली ऐसा होता है स्मॉल कैप, मतलब बहुत जो छोटी माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, सेमी कंपनीज होती हैं, जब प्री रिजल्ट रैली बहुत भयानक होती है कि 3x टाइप हो गया. जैसे ये स्टॉक देखोगे आप, यहाँ पे 86 से हाँ 86 से 400 तक पहुँच गया. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या होता है जनरली कि जब प्री रिजल्ट रैली बहुत अच्छी आ गई, इसका मतलब कि पहले से लोगों को पता है कि द रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, सबने हाँ डिस्काउंटिंग प्रॉपर हो गई उसकी. 80 के पी पे पहुंच गया था जब मैंने लिया था, उस टाइम 20 के पी पे था. सो पी वाइज भी बहुत ओवरली वैल्यूड था.
तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि भाई रिजल्ट के डे ऑब्वियसली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो उस दिन दैट इज द बेस्ट टू एग्जिट। जब प्री रिजल्ट रैली बहुत अच्छी हुई हो, तो रिजल्ट के दिन माइक्रो कैप एंड एसएमई कंपनीज में जनरली एग्जिट, बिकॉज रिजल्ट अच्छे हुए हैं। जो भी प्रीवियसली लोगों ने इनसाइडर बाइंग मतलब वो की हुई है, बाइंग की हुई है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड रिजल्ट्स, दे विल कम टू सेल एंड दे आर द वंस हु ड्राइव द मार्केट, ऑपरेटर्स बोल लो या जो भी बोल लो। सो जब वो बेच रहे हैं उनके साथ साथ काम कर लो, आप भी बेच दो, सेल ऑन गुड न्यूज बेसिकली। वंडरफुल वंडरफुल, इट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग सेशन आई वुड से। बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम वेरी वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई वुड पर्सनली बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कोर्स ऑन अपसर्च प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पूरा डिटेल में मेरे ख्याल से आप MS TRM सारी चीज़ों को और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि Yeah. कैसे सेक्टर को एनालाइज किया जाता है। सो आई वुड पर्सनली बी वेरी वेरी ईगरली वेटिंग। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को दोबारा से देखिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सीप इन करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, मार्केट साइकिल सब कुछ एक साथ यूज़ किया हुआ है। तो आप इस पॉडकास्ट को दोबारा से देखिएगा, पेपर पेन लेकर बैठिएगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होते हैं वो आप कमेंट्स में डालिएगा। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि हर्ष के पास टाइम होगा कि वो उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। Yeah, definitely. जैसे आपके पास टाइम होता है कि आप कॉन कॉल्स भी Yeah. सुनते हैं और सारे काम करते हैं, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके पास कमेंट्स को भी आंसर आप करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को एक बार और देखिए, अच्छे से देखिए, सारे पॉइंट्स का नोट डाउन कीजिए। एंड मुझे पर्सनली जो मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ आज, वो ROC वाला फ्रेमवर्क है, उसको मैं अपने एंड पे मोस्ट लाइकली आज ही मैं वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस पे, मेजर कमोडिटी Great. इंडेक्स पे, मे बी करेंसीज पे, मैं उन सब पे ट्राई करूंगा, देखूंगा शायद मैं वहाँ से अपने लिए कुछ नया इन्वेंट कर पाऊँ। सो Definitely. रियली And पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस। और सेक्टर और मार्केट साइकिल की बाकी चीज़ें मैं आपके कोर्स में समझूंगा। I'll definitely be a part of that course. Thank you so much Harsh, thank you so much for giving your time over this weekend and I'm very sure हमारे viewers को इसका बहुत फायदा मिलेगा। thanks a lot for having me on your podcast. It was a great time. Thank with you. Yeah. Thank you so much. Bye bye.